यकीन मानो मेरा, मैं बेकसूर हूं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा तुम्हारा ही है। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। जब आज तक मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया तो तुम्हारी कोख में पल रहा यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? यह तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा ही तुम्हारे चरित्रहीन होने की निशानी है। तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को मेरा नाम देने की कोशिश भी मत करना स्वरा। नहीं रणविजय, मैंने हमारे बच्चे को नहीं मारा। भला मैं अपने ही अजन्मे बच्चे को क्यों मारूंगी? आंसुओं से रोती बिलखती हुई स्वरा अपने ही पति रणविजय रायजादा और उसके परिवार वालों से घिरी हुई अपने ही अजन्मे बच्चे की हत्या के इल्जाम लगाए जाने पर पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि तुम यह नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। अगर यह बच्चा कल को इस दुनिया में आ जाता तो मैं DNA टेस्ट करवाकर यह साबित कर देता कि वो बच्चा मेरा नहीं था, और इसी के साथ मैं तुम्हारा यह घिनौना चेहरा सबके सामने ला देता और सबको यह पता चल जाता कि तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा मेरा नहीं बल्कि किसी और का था। इसलिए तुमने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। स्वरा, तुम कितनी घटिया औरत हो। तभी एक लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, वो रणविजय रायजादा का हाथ पकड़ते हुए स्वरा से आगे कहने लगी, अरे एक डायन भी अपने बच्चों की जान नहीं लेती, लेकिन तुम, अरे लानत है तुम पर रागिनी। अगर तुम खुद अपना सच कबूल कर लेती तो शायद एक बार के लिए रणविजय फिर भी तुम्हारे बच्चों को अपना लेता, लेकिन तुमने एक और घटिया चाल चलकर अपने ही बच्चे को मार डाला ताकि रणविजय कभी तुम्हारा सच किसी और के सामने ला ना सके। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। बस बहुत हो गया। यह कहते हुए रणविजय रायजादा आगे बढ़ा और उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी स्वरा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी एक जोरदार थप्पड़ के एहसास से रणविजय रायजादा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। अपने गाल पर हो रहे थप्पड़ के दर्द से रणविजय रायजादा अपने अतीत की यादों से बाहर आ गया। रणविजय रायजादा की यादों में जो औरत उससे अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, वह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी स्वरा रायजादा थी। वह पत्नी जिससे रणविजय ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ नफरत ही की थी। तभी एक कर्कश सी हंसी की आवाज रणविजय को सुनाई दी। क्या हुआ रणविजय? कहीं तुम अभी भी अपने सपनों में अपनी उसी मरी हुई बीवी स्वरा को तो नहीं देख रहे थे? अब बस भी करो। उस स्वरा को मरे हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया है और तुम अभी भी उसे अपनी यादों में जिंदा रखे हो। यह तो गलत बात है। आखिर क्यों रणविजय? जिस औरत को जीते जी तुमने कभी प्यार से देखा तक नहीं, उस औरत के मरने के बाद तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जी रहे हो। वही दूसरी तरफ मैं, जो तुमसे पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से प्यार करती आ रही हूं, उसकी तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं। अब तक रणविजय रायजादा की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं। उसने अपने सामने खड़ी औरत को ध्यान से देखा और उस औरत का चेहरा देखकर रणविजय के दिल में एक नफरत का तूफान सा उठ गया। अपने सामने मौजूद वह औरत जो एक वक्त पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। रणविजय का मन तो बस उस औरत का गला दबाकर उसे जान से मार देने का कर रहा था, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए जैसे ही रणविजय उस औरत यानी कि अपनी बचपन की दोस्त जिया की तरफ आगे बढ़ा, वैसे ही उसके हाथ और पांव में बंधी हुई रस्सियों ने उसे दोबारा वापस कुर्सी पर लाकर पटक दिया। रणविजय रायजादा की ऐसी हालत देखकर जिया मुस्कुराते हुए रणविजय से कहने लगी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है रणविजय कि तुम मुझे मार सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगा था कि पिछले 10 सालों से मेरी कैद में रहकर तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों ही सिर्फ मेरे हाथों में है, न कि मेरी तुम्हारे हाथों में। यह कहकर जिया रणविजय के घुटनों के पास आकर बैठ गई और उसका एक हाथ पकड़ते हुए बहुत ही मीठी आवाज में रणविजय से कहने लगी, अपनी जिद छोड़ दो रणविजय और मेरी बात मान लो, मेरे हो जाओ। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार जो करती हूं, बहुत ज्यादा प्यार। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। जिया रणविजय की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात उससे कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय को इस वक्त जिया के छूने से भी नफरत हो रही थी। रणविजय का बस चलता तो वह जिया को तुरंत मार डालता और फिर जिया को मारने के बाद खुद को भी मार देता, क्योंकि वही था जिसने आंख बंद करके जिया पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था और उसके भड़काने पर स्वरा से नफरत की थी। रणविजय को याद आ रहा था कि कैसे स्वरा उसे अपनी बेगुनाही चिल्ला चिल्ला कर बताती थी, लेकिन वह था कि जिया और अपनी दादी माँ की बातों में आकर स्वरा से नफरत करने लगा था, तब तक जब तक उसने खुद जिया के मुंह से उसका गुनाह कबूल करते हुए सुना नहीं था।
लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि रणविजय जिया की सच्चाई सबको बता पाता, जिया और उसके साथी ने रणविजय पर हमला कर दिया था और उसे पिछले 10 सालों से इस अंधेरे कमरे में कैद कर रखा था। वर्तमान का समय। जिया खड़ी हुई और रणविजय को गले लगाते हुए उसे किस करने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि जिया रणविजय को किस करने में कामयाब हो पाती, तभी रणविजय ने अपना सिर जिया की नाक पर जोर से मार दिया, जिसकी वजह से जिया की नाक से खून निकलने लगा और उसे काफी दर्द भी हुआ। जिया गुस्से में रणविजय पर चिल्लाते हुए कहने लगी, रणविजय, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम क्या पूरी जिंदगी इसी कैद में सड़ना चाहते हो? मैं तो तुम्हें एक मौका दे रही थी कि तुम मेरे हो जाओ और फिर हम दोनों एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन तुम तो हर बार 1-2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे ठुकरा देते हो और मैं हर बार तुम्हें माफ कर देती हूं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम इसका खामियाजा भी भुगतोगे। यह कहते हुए जिया ने वहीं रखा हुआ एक चाबुक उठा लिया और उससे बिना रुके हुए रणविजय के शरीर पर घाव देने लगी। जिया की इस बेरहमी से रणविजय का शरीर काफी जख्मी हो गया था और इससे पहले कि रणविजय बेहोश हो जाता, अंधेरे में से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बस करो जिया, तुम रणविजय को एक बार में ही क्यों नहीं जान से मार देती? पिछले 10 सालों से तुम उसे ऐसे ही टॉर्चर कर रही हो। मैं सच में तुम्हारे इस प्यार को नहीं समझ सकता। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? कौन था यह आदमी जो जिया के गुनाहों में उसका साथ दे रहा था? क्या रणविजय कभी जिया की कैद से आजाद हो पाएगा? क्या रणविजय कभी अपनी पत्नी स्वरा को इंसाफ दिला पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए यह अनोखी कहानी आशिकी, द रीबर्थ। यहीं पे कहानी रुक जाए तो मन थोड़ा अटक जाता है ना? बस इसीलिए है हमारा पॉकेट प्रीमियम, ताकि आप सुनो बिना रुकावट के। जहां ये अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट आप अभी शुरू कर सकते हो एकदम फ्री 3 दिन के ट्रायल के साथ। ट्रायल के बाद पॉकेट प्रीमियम के साथ आपको मिलेगा हर कहानी में रोज 60 मिनट का एक्स्ट्रा बोनस और पूरा एड फ्री एक्सपीरियंस सिर्फ 129 रुपए महीने में। मतलब रोज के बस 4 रुपए में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। तो देर किस बात की, कहानियों का असली मजा शुरू कीजिए अभी पॉकेट प्रीमियम के फ्री ट्रायल के साथ। बस करो जिया, तुम रणविजय को एक बार में ही क्यों नहीं जान से मार देती? पिछले 10 सालों से तुम उसे ऐसे ही टॉर्चर कर रही हो। मैं सच में तुम्हारे इस प्यार को नहीं समझ सकता। इस आवाज को रणविजय बहुत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि यह वही आवाज तो थी जो वह पिछले 10 सालों से सुनता आ रहा था। जिया उस ओर देखते हुए जहां से उस आदमी की आवाज आ रही थी, आगे कहने लगी, और तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। जब एक औरत किसी से प्यार करती है तो बेपहना करती है, और जब उसे प्यार के बदले प्यार ना मिले तो नफरत भी बेहिसाब करती है। उस आवाज ने फिर से जिया से कहा, लेकिन अब यह रणविजय तुम्हारी नफरत और नहीं सह सकता। एक बार इसकी हालत तो देखो, यह अब और जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा होगा कि तुम इसे अपने हाथों से मार दो, वरना अगर यह खुद ही मर गया तो तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी। उस इंसान की यह बात कहीं ना कहीं जिया को भी सही लग रही थी। उसने भी रणविजय की हालत देख ली थी। वह जानती थी कि रणविजय अब ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वह अभी भी रणविजय को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिया ने अभी तक वो नहीं पाया था जो वह रणविजय से पाना चाहती थी। जिया ने अपने सामने मौजूद रणविजय को देखा, जो अब लगभग बेहोश हो गया था। उसने फिर अपने साथी की तरफ देखकर उससे कहा, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे रणविजय को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन रणविजय को मारने से पहले मेरी एक शर्त है। उस आवाज ने जिया की यह बात सुनकर अपनी खुशी जताते हुए जिया से पूछा, कैसी शर्त? मैं रणविजय को मारने से पहले उसके साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। जिया की ऐसी शर्त सुनकर वह आदमी हंसते हुए जिया से कहने लगा, क्या सच में? जिया, तुम एक बार इस आदमी की हालत तो देखो। क्या तुम वाकई इस जैसे आदमी के साथ रात गुजारना चाहती हो? जिया ने रणविजय की तरफ देखकर अपनी आंखों में नफरत लाते हुए कहा, जब से मैं एक मर्द और एक औरत के रिश्ते को समझने लगी थी, तब से मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि मैं अपनी जिंदगी की पहली और बाकी की सारी रातें इसी आदमी के साथ ही बिताऊं। जिया की यह बात सुनकर उसके साथी ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रणविजय को होश आने लगा, लेकिन होश में आते ही उसने महसूस किया कि इस बार उसके हाथ और पैर बंधे हुए नहीं थे, बल्कि वह एक नर्म और मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था, और आज उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे। इस वक्त रणविजय उस कमरे में बिल्कुल अकेला था। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था और पूरे कमरे में खुशबूदार कैंडल्स जल रही थी। वह कमरा किसी की फर्स्ट नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। रणविजय ने बेहोश होने से पहले जिया और उस दूसरे आदमी की बातें थोड़ी बहुत सुन ली थी। इसका मतलब जिया के साथी ने उसकी वो शर्त मान ली थी, और अब जिया उसके साथ रात बिताकर उसे जान से मारने वाली थी। रणविजय को करने का डर नहीं था, लेकिन वह मरने से पहले
जिया को भी जान से मार देना चाहता था, जिससे रणविजय स्वरा की मौत का बदला ले सके और मरने के बाद स्वरा से नजरें मिलाने की थोड़ी हिम्मत जुटा सके। रणविजय यह सब सोच ही रहा था कि वो किस तरह से जिया से स्वरा की मौत का बदला लगा कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और जिया एक लाल रंग की बहुत ही सेक्सी सी नाइटी पहनकर कमरे के अंदर आ गई। जैसे ही रणविजय ने कमरे का दरवाजा खुलते हुए सुना, वैसे ही उसने तुरंत अपनी आंखें दोबारा से बंद कर ली। जिया ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके आने से पहले रणविजय को होश आ चुका था। जिया रणविजय के बिस्तर के पास पहुंची और उसके ऊपर झुकते हुए रणविजय के हैंडसम चेहरे को छूने लगी। यह वही चेहरा था जिसे छूने के लिए आज से 10 साल पहले तक इस देश की हर जवान औरत तरसती थी। यह चेहरा बहुत हैंडसम हुआ करता था, लेकिन इन 10 सालों की कैद ने इस चेहरे को बेरंग और बेजान बना दिया था। लेकिन इस वक्त तो जिया पर जैसे रणविजय को हासिल करने का जुनून सवार हो चुका था। उसने तुरंत रणविजय के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और उसकी छाती और गर्दन को चूमने लगी। पर जिया ने यह ध्यान नहीं दिया कि कमरे में अचानक गर्मी बढ़ने लगी थी। जब तक जिया को कमरे में गर्मी बढ़ने का एहसास हुआ, तब तक कमरे में आग चारों तरफ फैल चुकी थी। जिया ने देखा कि कमरे में जलने वाली कैंडल से ही कमरे में आग लगाई गई थी, लेकिन यह आग लगी कैसे? कैंडल तो बिस्तर और खिड़की के पर्दों से बहुत दूर था। जिया के पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा था यह सब सोचने के लिए। इस वक्त उसे अपनी जान बचानी थी। जैसे ही जिया अपने आप को बचाने के लिए कमरे से भाग जाना चाहती थी, तभी रणविजय ने जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और जिया को एक चादर में लपेटकर उसके ऊपर आकर बैठ गया। चाहे पिछले 10 सालों में कैद में रहने की वजह से रणविजय कितना भी कमजोर हो गया हो, लेकिन था तो वो एक आदमी ही ना, और एक आदमी की ताकत के सामने एक औरत आखिर कमजोर पड़ी जाती है। जिया ने डर और गुस्से में आकर रणविजय पर चिल्लाते हुए उससे कहा, रणविजय, तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे जाने दो। रणविजय ने जिया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए जिया से कहा, तुम्हें जाने दूं? कभी नहीं। क्या तुमने स्वरा को जाने दिया था जब वह तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही होगी? नहीं ना। एक बार फिर से रणविजय के मुंह से स्वरा का नाम सुनकर जिया के तन बदन में आग लग गई और उसने गुस्से और ईर्ष्या में चिल्लाते हुए रणविजय से कहा, तो अब तुम मुझसे अपनी मरी हुई पत्नी स्वरा की मौत का बदला लोगे, लेकिन तुम्हें यह हक किसने दिया? भूल गए क्या? वह तुम थे जिसने हमेशा स्वरा से नफरत की, जिसने उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, जिसने अपने ही अजन्मे बच्चे को नाजायज कहा था, जिसने अपने ही अजन्मे बच्चे की मौत पर स्वरा को ही दोषी ठहराया था। तुम्हें कोई हक नहीं है रणविजय कि तुम स्वरा के लिए इंसाफ करो, क्योंकि वह तुम ही थे जिसने सबसे ज्यादा स्वरा के साथ नाइंसाफी की थी, उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, उसे तकलीफ दी थी। यहां तक कि जो स्वरा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह अपने बच्चे की मौत के बाद तुमसे सबसे ज्यादा नफरत भी करने लगी थी। जिया की यह बात सुनकर रणविजय की आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने दर्द भरी आवाज में जिया से आगे कहा, हां, मैं जानता हूं कि मैंने ही स्वरा के साथ सबसे ज्यादा गलत किया था, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे साथ खुद को भी सजा दूंगा। यह आग आज हम दोनों को हमारे कर्मों की सजा देगी। रणविजय की यह बात सुनकर जिया डरने लगी थी और वह अपने साथी को अपनी मदद के लिए बुलाने के लिए चिल्लाने लगी, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या रणविजय स्वरा की मौत का बदला जिया से ले पाएगा, या फिर जिया का साथी जिया की जान बचा लेगा? क्या जिया और रणविजय की मौत से इस कहानी का अंत हो जाएगा, या फिर होगी अंत के बाद एक नई शुरुआत? हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, मेरी मदद करो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब तक आग पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जिसमें जिया की दर्दनाक चीखें पूरे घर गुजरने लगी थी। इस वक्त जिया की चीखें सुनकर रणविजय को एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। सुकून था स्वरा को इंसाफ दिलवाने का। रणविजय का शरीर भी जल रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसकी बंद आंखों में भी इस वक्त सिर्फ स्वरा का वो बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे उसके शरीर की गर्मी शांत होने लगी। रणविजय को अपना सर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी फटने को तैयार हो, कि तभी उसके सर के दर्द को बढ़ाने के लिए जोर जोर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज रणविजय को सुनाई देने लगी। रणविजय ने इस आवाज को सुनकर तुरंत अपनी आंखें अचानक से खुली और वो हैरान हो गया, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी मां शीतल रायजादा की थी, जिसे रणविजय ने आज दोबारा पूरे 10 साल बाद सुना था। क्या वो कोई सपना देख रहा था, या फिर वह वापस अपने घर लौटा आया था? पर कैसे? उसे तो अब तक जिया के साथ ही जलकर मर जाना चाहिए था। यही सोचते हुए रणविजय की नजर उस पूरे कमरे में घूमी। यह कमरा भी तो इसका था, यहां यह सब क्या हो रहा था? यह सोच सोचकर ही रणविजय का सर फिर से दर्द से फटा जा रहा था। अपने सर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए और अपने मन में उठ रहे इन सारे सवालों को अपने जहन में से निकालकर
रणविजय तुरंत अपनी मां शीतल रायजादा को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकाला। अपने आसपास की सभी चीजों को रणविजय बहुत अच्छे से पहचानता था। आखिर यह वह जगह थी जहां वो पैदा हुआ था। रणविजय ने गौर किया कि उसकी मां शीतल रायजादा की आवाज नीचे मैनहोल से आ रही थी। इससे पहले कि रणविजय अपनी मां शीतल रायजादा के पास पहुंच पाता कि तभी रणविजय की नजर अपनी मां के पास खड़ी एक 24 साल की लड़की पर आकर ठहर गई। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी खूबसूरत तितली की तरह। लेकिन रणविजय के रुकने की वजह उस लड़की की खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उस लड़की का यहां मौजूद होना था। रणविजय खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, यह कैसे हो सकता है? स्वरा यहां कैसे हो सकती है? उसे मारे हुए तो 10 साल बीत चुके हैं, और यह अब तक इतनी जवान कैसे दिख रही है? रणविजय की तंत्र उसकी मां शीतल रायजादा की चिल्लाते हुए गर्जना से टूटी। बेशर्म लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो अपने पेट में किसी और आदमी का पाप पाला, और फिर उसके बाद अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने अपने ही अजन्मे बच्चे को मार डाला। डायन, चली जा मेरे घर से। मेरे बेटे से तेरा कोई लेना देना नहीं है। रणविजय, तुझे वैसे भी बहुत जल्द तलाक देने वाला है, फिर तू यहां क्या लेने आई है? अपनी मां शीतल रायजादा की यह बात सुनकर रणविजय के पांव अपनी जगह पर ही जम गए, क्योंकि यह तो वही शब्द थे जो उसकी मां शीतल रायजादा ने स्वरा को तब बोले थे जब जिया ने उसके और स्वरा के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला था, और उसका इल्जाम भी उसने स्वरा के ऊपर ही लगा दिया था। इसका मतलब क्या था? क्या वक्त खुद को दोहरा रहा था, या वह वक्त में पीछे आ गया था? क्या वह जिया के साथ उस आग में जलकर मर नहीं गया था? तो फिर वह चाहा कैसे? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था? तभी रणविजय की नजर वहां लगे एक आईने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान आदमी का काफी हैंडसम चेहरा दिख रहा था। वह नौजवान आदमी दिखने में लगभग 28 साल का लगता। आईने में दिख रहा आदमी यह तो वही था, रणविजय रायजादा, लेकिन आज से 10 साल का। रणविजय को अब चीजें और अच्छे से समझ में आने लगी थी। जरूर यह सब उसके परिवार की कुछ खास शक्तियों की वजह से हुआ होगा। रणविजय यह सब सोच ही रहा था कि तभी रणविजय को नीचे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। नहीं आंटी, मेरा यकीन कीजिए, यह सच नहीं है। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? वह मेरा बच्चा था, मेरा अंश। मैं उसे खुद अकेले भी पाल सकती थी। उसके लिए मुझे आपके बेटे या आपके परिवार की जरूरत नहीं थी। यह आवाज सुनकर रणविजय का ध्यान अचानक उस लड़की पर गया जिसकी यह आवाज थी। वह लड़की और कोई नहीं, उसकी पत्नी स्वरा थी। स्वरा एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। 5 फुट 6 इंच की हाइट, गोरा रंग, लंबे घुंघराले बाल जो उसके लगभग जांघ तक आते थे, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा काजल से भरी हुई, पतली सी नाक, होंठ चेरी ब्लॉसम के फूल जैसे गुलाबी, और उसकी होठों पर एक काला तिल। उसकी खूबसूरती पर 4 चंद लगते थे। भले इस वक्त स्वरा का चेहरा पिला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी रो रो कर सुजकर लाल हुई पड़ी थी, लेकिन अभी भी उसकी खूबसूरती का यहां कोई जवाब नहीं था। रणविजय 10 सालों बाद आज दोबारा स्वरा को अपने सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाया, और उसकी आंखों से दर्द और खुशी के भाव से मिले झुंडे आंसू आ गए। रणविजय का मन तो कर रहा था कि वह दौड़ कर जाए और जाकर स्वरा को अपनी बाहों में भर ले। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या रणविजय का पुनर्जन्म हुआ था, या फिर यह रणविजय का कोई सपना था? क्या थी रणविजय के खानदान की वो खास शक्तियां जिससे रणविजय अपने बीते हुए वक्त में दोबारा लौट आया था? क्या इस बार रणविजय अपनी और स्वरा की किस्मत बदल पाएगा?